रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। साथियों, राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर खरीद फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे और वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया का यह दावा है कि कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं और इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और ज्यादा तेज हो गया। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राज्यसभा चुनाव आते ही खरीद फरोख्त के आरोप क्यों सामने आने लगते? क्या वाकई विधायकों को करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने नामांकन भर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेकर चलेगी। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर खरीद फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया का कहना है कि कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जबरदस्ती लोगों को लालच देना, इतने पैसे ले लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की। हाँ, ऑफर उनके पास आ गई। सबको फोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई जो हमारे कट्टर कांग्रेसी विधायक वो मना कर दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई बिकने वाले थोड़ी हम, तो उनको तो हमेशा लोकतंत्र खत्म करने की बात है। खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र बचेगा कहाँ? हमारे संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अंतर्द्वंद उनकी इस बात की पुष्टि करता है। जिस हिसाब से वो विचलित है, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपने अंतर्द्वंद को खत्म करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव से पहले सामने आए 5 करोड़ रुपए के ऑफर के दावों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश बता रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। फिलहाल आरोप और जवाबी आरोपों के बीच सियासत गर्मा गई है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इन दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने आएगा या फिर ये मुद्दा भी चुनावी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी संग्राम की ओर तेज होने के आसार हैं। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सीटों की यदि हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट तय, लेकिन यहां पर जब बीजेपी ने तीसरी सीट पर भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, इसको लेकर अब ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें भी निकलकर सामने आ रही। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। मोहित गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर मोहित गर्ग जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, 2 सीटें तो आपकी थी ही, तीसरे पर भी आपने कैंडिडेट उतार ही दिया, लेकिन इसका गणित क्या है? क्या गणित वही है जो यहाँ पर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है कि आप लोग 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं विधायकों को? भारतीय जनता पार्टी को तीसरा प्रत्याशी लगाने का अधिकार नहीं है। ये कहां पर लिखा है कि हम तीसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकते? और जहां तक ऑफर की बात करें तो आपने देखा होगा
श्री कांतिलाल जी भूरियार का कहना है कि 5 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। विक्रांत भूरिया जी उनके सुपुत्र है, उनका कहना है 10 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। चलिए वो छोड़िए, आप कह रहे हैं फोन पर संपर्क किया जा रहा है। आप एक आध फोन नंबर डिस्क्लोज कर दीजिए, एक आध रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। आजकल तो सबके फोन पर रिकॉर्डिंग होती है। तो आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र है, आपको अपना घर संभालने की आवश्यकता है। आप भी तो प्रत्याशी और खड़े कर दीजिए ना। आप भी तो कह रहे हैं 10 हमारे संपर्क में है भाजपा के विधायक, हमारे विधायक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके विधायक चार्टर्ड प्लेन से तेलंगाना जाके 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। तो चिंता आपको है। आपको अगर हमारे किसी विधायक का संपर्क नहीं मिल रहा तो हमसे ले लीजिए, हमें तो कोई डर नहीं है। आपको आपका कहना है कि 10 विधायक संपर्क है, तो आप एक और सीट पे क्यों नहीं प्रत्याशी उतार रहे? तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि हम किसी सीट पर क्यों नहीं उतारे। हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विधायकों को लगे कि पार्टी में जैसी उनकी विचारधारा है उसके हिसाब से पार्टी आगे नहीं बढ़ रही। हो सकता है वो किसी अन्य प्रत्याशी को चुने। ऐसा कुछ संकेत मिला है क्या मोहित गर्ग जी आपको, किन्हीं विधायकों की तरफ संपर्क हो गया है क्या? नहीं, हमारा किसी से संपर्क नहीं है। आपने हमारे अध्यक्ष महोदय की बाइट भी सुनी होगी। हमारा किसी से संपर्क नहीं है, हमें किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो जो विधायकगण हैं, कांग्रेस पार्टी के भी विधायकगण है, हमारी पार्टी के भी विधायकगण है। कांग्रेस पार्टी के विधायकगणों को लगेगा कि जो प्रत्याशी उचित है उसको वोट देंगे। हमारे पार्टी के विधायकों को लगेगा जो प्रत्याशी उचित उसको वोट देंगे। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस चिंता क्यों कर रही है? लेकिन सवाल नहीं है कि नंबर कैसे पूरे होंगे। अभी भी कम से कम आप ये समझिए कि 8 से 10 विधायकों की जरूरत तो आपको है ही। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं समर जी, पहले आपके सिर्फ आरोप लगाने भर से क्या हो जाता है? सही बात है भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत हो तो सामने रखिए। आरोपों का क्या है? आरोप तो कोई भी किसी पर कुछ भी लगा सकता, कुछ प्रमाणित भी तो कीजिए कि भाई ये 5 करोड़ 10 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, तो इसको सिद्ध कर दीजिए आप लोग। लेकिन भारत का राजनीतिक इतिहास बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद दंगे फसाद खून और किस निचली जो हद तक कोई व्यक्ति सत्ता को हासिल करने पहुंच सकता है पहुंचे हैं, जहां पर इनकी सरकार नहीं बनी। और मध्य प्रदेश इसका प्राइम जो है एग्जाम्पल है कि जब इनकी सरकार नहीं बनी तो किस प्रकार से इन्होंने विधायकों को में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त और स्प्रेडिंग करके जनता की सरकार, जनता ने चुनी थी, प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने चुनी थी, उसको इन्होंने गिरा दिया। ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, ऐसे कई अन्य राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए अपने निम्नतर स्तर पे, राजनीति का निम्न स्तर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए उस निम्न स्तर तक गिर सकती है। और जिन्होंने लोगों को जलवा दिया, जिन्होंने लोगों की हत्या करवा दी, ये सीबीआई सब झोंक दिया, भावनाओं के आधार पर चुनाव के अंदर 7.5 ये संभावनाएं बता रहे हैं आप प्रमाणित कर दीजिए। अगर आपके वो कह रहे हैं ना, अगर आपके पास कॉल आए हैं तो आप बता दीजिए, सबूत के साथ सामने रखिए ना कि कितने का ऑफर दिया। ये आगे जो है पार्टी तय करेगी किस प्रकार से डिस्क्लोज करना है, वो पार्टी के आला कमान जो हमारे प्रदेश के हैं वो तय करेगी। लेकिन अगर हम संभावनाओं की बात करें, एक लिटमस पेपर का टेस्ट होता है, कभी आपने सुना हो तो, कि उस पे एसिड बेसिक का पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी लिटमस टेस्ट कई राज्यों में देश के दे चुकी है। मैं कह रहा हूं इससे क्या, और राजनीति में एक पार्टी जो कि जिसकी सत्ता है उसको मैं निम्नतम मानसिकता, चिचली मानसिकता, नीच पार्टी बोल रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के अन्य राज्यों में जहां पर दलों के साथ उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं। अब आप छोड़िए, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। आप देखिए बिहार में चुनाव होता है, सुनिए, बिहार में चुनाव होता है और दिल्ली में बम विस्फोट हो जाते हैं। आप सोचिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप इन आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप इनकी मानसिकता की बात करें तो इनकी मानसिकता इसी प्रकार की है, यानी कि दूध से जला हुआ दही को भी फूंक कर पिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले से डरे हुए। मैं आ रहा हूं जरा, डरे नहीं हुए, ठीक है। देखिए, डर की बात कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से मत कीजिएगा। तो फिर तब नहीं डरा, वो तब नहीं डरा, वो तब नहीं डरा, विधायकों को भेजा जा रहा है, भरोसा वो तब नहीं डरा जब अंग्रेज डंडे मारते थे। वो तब नहीं डर रहे हैं
जब ये ईडी सीबीआई सब कुछ लगा देते हैं, वो तब नहीं डर रहे हैं जब छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हमारे हैं, बच्चे हैं, स्कूल के एनएसयूआई के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो दूसरे राज्यों की पुलिस उठा के लिए सिर्फ एक पोस्ट शेयर करने के नाम पे तब नहीं डरे। तो डर की बात तो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से मत कीजिएगा। हाँ, आशंका की बात है तो बिल्कुल आशंका इस चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल है, करने के लिए आशंका, किसी भी हद तक संभावना, है। डर जो विधायकों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास, हमारे साथ भूपेंद्र सुलेरी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े। भूपेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देखिए ये चुनाव बहुत पेचीदा हो गया है, यहाँ पर 3 सीट और तीनों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं और देखिए चुनौती दे दी है कांग्रेस को। और अब जिस तरह के आरोप, एक बार फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग का जो जिन है वो निकलकर बाहर आ रहा है। देखिए सोनी जी, निश्चित रूप से उच्च सदन के चुनाव, राज्यसभा के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जो संगठन में विभिन्न दायित्वों में काम करते हैं, जो समन्वय बनाते हैं राजनीति सामाजिक क्षेत्र में, और जो उस विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं और उसको पल्लवित करते हैं। और ये चुनाव संगठनात्मक चुनाव कहलाते हैं, ये संगठन की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। कांग्रेस ने, क्योंकि यहाँ पे कई नाम थे जिस तरह से मीडिया में चले, लेकिन केंद्र ने, राहुल गांधी और सोनिया जी ने अपने मीनाक्षी जी का नाम तय किया जी। और बीजेपी एक संगठनात्मक है, उनके नाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि 14 के बाद हम लोग कभी अनुमान नहीं लगा पाए कि किस पार्टी, कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा बीजेपी की तरफ। और बीजेपी ने एक तरुण चुंग, जो कि मूलतः पंजाब से हैं, और एक मध्य प्रदेश से रजनीश अग्रवाल जी को नंबर दिया। लेकिन जब मीनाक्षी जी का नाम घोषित हुआ तो उनके जो भोपाल के कैंडिडेट थे विधानसभा के, नरेश ज्ञानचंदानी, जो आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है जी, बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले प्रखर स्वर उनका था। उसके बाद बीजेपी को लगा कि इसमें हम सेंध मार सकते हैं, और बीजेपी के जो स्टेट की यूनिट है वो सक्रिय हुई संगठन, और उन्होंने इस तरह तीसरे उम्मीदवार के लिए केंद्र से परमिशन ली। लेकिन आज जो विधानसभा की स्थिति है, 228 में 164 बीजेपी के पास है जी। और बीजेपी 116 में 200 और 48 उसके विधायक बच रहे हैं तीसरे के, उसको 10 विधायकों की आवश्यकता है। और कांग्रेस के पास 63 है। अगर 2 उनके उम्मीदवार को वैसे आप निगलेक्ट कर दें, जिसमें तो ठीक है, एक भारती जी है बल है और एक जिनको वहां से सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने के लिए मना किया है। दूसरी निर्मला जी जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेंगी, क्योंकि उनका झुकाव अधिकांश उसी में देखा गया। अब बात ये रही कि यहां से कांग्रेस ने, जो केंद्र ने अपना कैंडिडेट भेजा है, और वो विभिन्न दायित्वों में रही है, कांग्रेस के सांसद भी रही, सचिव भी रही, ऐसी की मेंबर भी रही। अब बात यह है कि यहाँ पे जो केंद्र ने भेजा, यहाँ का संगठन और केंद्र संगठन अपने विधायकों को, जो उनके सिंबल से जीते हैं, उनकी विचारधारा से, उनकी पार्टी से जीते हैं, उस कुनबे को एक साथ तैयार रखना और उसको 18 तारीख की वोटिंग में शामिल करना, ये महत्वपूर्ण अब जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है निश्चित तौर पर। अब रही जो केवट जी आए हैं, केवट जी खुद, आपने जिस तरह से कहा कि गणित कौन सा बैठा है, तो वो खुद गणित से स्नातक हैं और वो ओरछा से पार्षद रहे, और वहां पे उन्होंने 2022 में 11 पार्षदों के साथ कांग्रेस का साथ दिया था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो वो कैलकुलेशन, इसीलिए उनको ऐसा उम्मीदवार बनाया गया है। अब जो भी आगे की राजनीति संगठनात्मक रूप से होगी, अब किस तरह से, लेकिन कांग्रेस के पास चैलेंज है कि वो अपने कुनबे को संभाल के रखे हैं। अभी खबर आ रही कि तेलंगाना को मूव कर सकते हैं विधायक, क्योंकि हाउस रेटिंग नहीं बढ़ जाए। लेकिन बीजेपी, क्योंकि 28 में विधानसभा चुनाव है, दोनों पार्टी को, क्या बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ये चाहती है कि संगठन हमारा मजबूत दिखे, जिससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिखे, और जिसके कारण हम 28 के चुनाव में अच्छा समर्थन, निश्चित तौर पर चुनौती रहती है यहाँ पर दोनों ही दलों के सामने यदि देखा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर राज्यसभा की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, मोहित गर्ग जी हमारे साथ। मोहित गर्ग जी, आपके पास आऊंगा सर। सर, इससे पहले के जो हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामले आए हैं, या जो कहा गया है, या जो आरोप आप लोगों पर लगे हैं, और खामियाजा जो कांग्रेस ने भुगता है, कहते हैं कि वो दूध से जला हुआ दही को भी फूंक कर पीता है।
ये डर भी तो हो सकता है इसी ये संभावनाएं हैं, और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर यहाँ पर वो लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं। देखिए, हम तो अपने विधायकों को विधायक मानते हैं, ये अपने विधायकों को हॉर्स क्यों मानते हैं? इनको क्यों लगता है कि इनका विधायक अगर कोई ऑफर देगा 2, 5, 10, 20 किसी भी राशि का, तो वो क्यों उनको लगता है कि वो उनका साथ दे देंगे? देखिए, वास्तविकता क्या है कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन जी की टिकट का घोषणा हुई, क्योंकि कमलनाथ जी स्वयं प्रयासरत थे और कमलनाथ जी को राजनीतिक तौर पर लगता है कि ये उनका अंतिम प्रयास है, क्योंकि वो लगभग 80 वर्ष की आयु के आसपास है और मुझे नहीं लगता कि वो इस उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो उन्हें उनके लिए राजनीतिक तौर पर ये अंतिम प्रयास था कि वो राज्यसभा से लड़के जा सकते थे। और जैसा जानकारी है, बहुत ज्यादा उनका अच्छे संबंध मीनाक्षी जी के साथ राजनीतिक तौर पर नहीं है। तो इससे घबराई हुई कांग्रेस को लगता है कि अपने अंदर का जो अंतर्द्वंद है, अंतरकलह है, उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़े। अच्छा, अभी कांग्रेस बार बार कह रही है आपने तीसरा प्रत्याशी क्यों उतारा? जब आदिवासी समाज की बेटी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई थी राष्ट्रपति के लिए, तब इनके पास कौन से नंबर थे जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था? और आपने अंतर भी देखा होगा। तो आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब बिल प्रस्तुत होता तो आप बिल का विरोध करते हैं। तो उस समय भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, तब भी यही हुआ था, वही तो डर है। इससे पहले जो हुआ है उसी के आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमने तो कोई आपत्ति नहीं ली, आप स्वतंत्र है, संवैधानिक तौर पे आप स्वतंत्र लड़ने के लिए लड़िए, हमारे चुनाव लड़ने से क्या आपत्ति है? सही बात, ठीक है, उन्हें लड़ने दीजिए समर जी, भाई वो लड़ रहे हैं, उसमें तो कोई रोक है नहीं, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, अगर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देता है आप अपनी फाइट करिए, ठीक है, संवैधानिक बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों में एकजुटता है, 5 लाख % का दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी, 5 लाख % मीनाक्षी नटराजन जो है वो राज्यसभा जा रही है। जब इतना बड़ा, इतना आत्मविश्वास अगर जीतू पटवारी जी दिखा रहे हैं, तो फिर डर किस बात का? अगर संविधान भारतीय जनता पार्टी को तीसरा प्रत्याशी खड़ा करने का अधिकार देता है, तो हम उनके उन अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम आगे हैं। अब इस बात को समझिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर जो विधायकों की खरीद फरोख्त में कांग्रेस को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ा मेरे दोस्त, खामियाजा भुगतना पड़ा उस जनता को जो कि लेटरिन का पानी पी के इंदौर में मर गई। वो बच्चे मर गए, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग के नीचे दबके में मर गए, वो इलेक्ट्रोडक्शन से मर गए, वो कुआं धहने से मर गए, वो इनकी जो कुनीति थी उनके शिकार हो गए। प्रदेश के अंदर हर घंटे हर दिन जो है 20-22 बलात्कार हो रहे हैं। तो खामियाजा हम नहीं भुगत रहे हैं, खामियाजा इस प्रदेश की जनता भुगत रही है। और वही जनता आने वाले समय में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। जो इनका सत्ता का दम्भ है, जो कहते हैं कि सत्ता का दम्भ, शक्ति का दम्भ तो इस रावण का भी नहीं रहा, जिसने शंकर को अपने वश में कर रखा था, तो इनका बिल्कुल नहीं रहेगा। और जहां तक की बात है कमलनाथ जी की, किसी ने भी बात करी तो मैं बता दूं, कमलनाथ जी का बयान शाम को ही आया है और क्या है कि पूरे ताकत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी का एक ही मानना है कि कांग्रेस की अभी की बात करिए, अभी सब एकजुट है। आप क्या एकजुटता है? एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। सबको मना लिया गया, उल्टा कोई था ही नहीं। तो ज्ञानचंद जी ने पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा क्यों दिया? ज्ञानचंदानी जी मेरे ख्याल से ना तो विधायक, माफ कीजिएगा, इसके दौड़ में थे राज्यसभा की सीट के, उनका निजी बयान था। अब निजी बयान की बात करें तो निजी बयान जो है वो आपके जो नेता है वो भी देते हैं मोदी जी के बारे में कि किस प्रकार से उनका जो है चरित्र रहा है, किस प्रकार से स्वाति सोनी वाली बात, तो उसको भी सच मान लेना चाहिए। ये तो निजी बयान होता है, निजी बयान को निजी बयान तरीके से लीजिए। पार्टी का कोई अधिकृत बयान था क्या? नहीं था। विधायकों को किसी विधायक ने आपको आके बोला क्या वो इस जो है सिलेक्शन से नाखुश है? सब साथ में है। आप फोटोज हमने रिलीज करे, वीडियोज हमने रिलीज करे, कोई मायने नहीं रखता है ज्ञानचंदानी जी का कांग्रेस पार्टी छोड़ना, मतलब वो महत्वपूर्ण थे ही नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। आपकी पार्टी में दो बार प्रत्याशी बनाया था आप लोगों ने। मैं आपको एक बात, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसी के किसी कृत्य से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस विकट समय में जब एक फांसीवादी पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही, दो देश को लगभग बेच दिया है, देश के लोग परेशान हैं, अगर उस लड़ाई में खड़े रहने के साथ के जगह अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हम इसके निंदा करते हैं और साथ ही वो हम उनके उस बयान को उनका निजी बयान बताते हैं। पार्टी का ये बयान चलिए मैं लौट रहा हूँ, पार्टी की बात है, पार्टी के हर बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटा कार्यकर्ता मीनाक्षी नटराजन जी सुलेरी जी सिलेक्शन से बहुत रुक जाइए समर जी रुक जाइए। सुलेरी जी आपके पास आना चाहूँ। देखिए अभी हमने मोहित गर्ग जी को भी सुना, आपने समर सिंह जी को भी सुना। मेरा सवाल आपसे ये सर कि नंबर गेम में तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो वही बात कहूंगा, बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए तो पूर्ण बहुमत है, लेकिन तीसरे के लिए अभी आपने भी कहा था 10 की कमी। गणित में इसमें तीसरी सीट में बीजेपी पीछे, लेकिन ये भी भाई अपना उम्मीदवार प्रत्याशी उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पार्टी उतार सकती है। लेकिन अगर नंबर पूरे नहीं है, यहां पर कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है, कांग्रेस के पास तो नंबर भी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट उतारना कैसे देखते? क्या ये एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, इसके दोनों मायने हैं। एक राजनीतिक दबाव भी है, दूसरी बात जो उनकी स्थिति है उसको तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है कि वो हवा दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में संभावना जहां होती है वहीं हवा देने की कोशिश की जाती है और इस चीज की हवा होगी, उनको लग रहा होगा कि संभावना है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट, अगर मान भी ले कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीता भी नहीं तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया, अगर उसके ग्रुप में अगर 2-4 विधायक वोट क्रॉस वोटिंग भी किया और अगर 10 ने कर दिया, जीत गए, तो उन्होंने फिर बहुत डैमेज कर देंगे वहां पे 28 के विधानसभा चुनाव में। तो ये संभावना की प्रोबेबिलिटी है, ये गणित में एक प्रायिकता होती है, इसलिए राजनीति में है कि हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी है। उन्होंने संभावना, अभी आप देख नहीं ना, झारखंड में वहां पे कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है हम सपोर्ट नहीं करेंगे और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट और एक निर्दलीय कैंडिडेट। तो ये संभावनाओं का खेल है और राजनीति की जो सीमाएं जो बदली हैं वर्तमान परिवेश में, अब वो चीज नहीं रहेगी। हर पार्टी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है और बीजेपी जिसके तहत ये लड़ रहे हैं, बीजेपी में देखिए आप कैंडिडेट आता है, पूरा संगठन लग जाता है और जिताने की कोशिश करने लगते, वहां कहीं विरोधाभास नहीं दिखता। नहीं, कांग्रेस में किसी एमएलए ने नहीं कहा, ये बात नहीं है, लेकिन बात यहां ये है कि वो अपनी लाइन को और बड़ा करना चाहते हैं। आप देखिए 18 के चुनाव में कांग्रेस को मैंडेट मिला था, उन्होंने सिंधिया जी को 28 विधायकों के साथ अपने दल में शामिल कर लिया। उसी तहत ये एक नया पार्टीशन करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को और कमजोर करने की। कांग्रेस को निश्चित रूप से संगठनात्मक चुनाव होता है राज्यसभा का, समन्वय की एक रूपरेखा होती है कि जिससे सारे विधायक हो और विधायकों का, क्योंकि आप संगठन की परीक्षा है कि वो सारे विधायकों को एक साथ रखे, चाहे वो केंद्र का संगठन हो चाहे वो राज्य का हो। और जिस तरह से आती आत्मविश्वास में अभी जीतू पटवारी जी ने कहा है 500 गुना या 5 लाख तक बोले उन्होंने कि कॉन्फिडेंस है कि हमारी मीनाक्षी नटराजन बहन जीतेंगी, तो अब उनकी तैयारी उनका भी होगा और वो मनोबल बढ़ा रहे हैं अपने विधायकों का। और इस पार्टी में लगातार कई बार विभाजन हुए हमने देखे हैं, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम पे आप देख लें 69 में इंदिरा गांधी आई बनी, उसके बाद लगातार विभाजन हुए, लेकिन कांग्रेस भी एक बड़ा दल है। लेकिन बात यहां समझना पड़ेगा कि आपका प्रतिद्वंदी किससे है, बीजेपी से, और बीजेपी जहां पे भी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करती है पूरा संगठन लग जाता है और वो विचारधारा के साथ खड़े रहते हैं और पूरी ताकत भी लगा देती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और ऐसे कई प्रयोग बीजेपी कर चुकी है और जिसमें सफल भी हो चुकी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से आपको मध्य प्रदेश में इसकी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है, कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं और अब इसको लेकर राजनीति में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही तो भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक और बेबुनियाद करार दे रही। फिलहाल इस पूरे विवाद ने चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को जरूर गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत जो है वो और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ आज के इस हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।